हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। आज हम करेंगे इस क्लास में रामचंद्र तिवारी का गद्य साहित्य जो हमने शुरू किया है। एक क्लास हमने इससे पहले कर रखी है। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। रामचंद्र तिवारी का हम गद्य साहित्य पुस्तक जो है उसको पढ़ रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इस रमनीता अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हमारी डेली की 3 क्लासेस चल रही हैं। एक तो हम महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं एक क्लास में, और दूसरी जो रामचंद्र तिवारी का गद्य साहित्य, और तीसरा जो है वो हम शॉर्ट्स में व्याकरण कर रहे हैं। तो इसके लिए आप रमनीता अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। और देखो कीर्तिलता तक हमने पढ़ लिया था, आज उससे आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। देखते हैं। उपर्युक्त प्रमुख गद्य कृतियों के अतिरिक्त जैन लेखकों द्वारा 13वीं-14वीं शती की लिखी हुई कई धार्मिक एवं कथात्मक गद्य रचनाएं भी उपलब्ध हैं। उपर्युक्त प्रमुख गद्य कृतियाँ कौन सी थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी? उक्ति व्यक्ति प्राकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, कीर्तिलता का जो मैंने ऊपर पढ़ाई थी गद्य कृतियाँ, उनके बारे में कह रहे हैं। उससे आगे, किंतु आदिकालीन गद्य की प्रकृति को समझने के लिए उनका अलग से कोई विशेष महत्व नहीं है। निश्चय ही उपर्युक्त गद्य रचनाओं में परवर्ती हिंदी गद्य का पूर्व रूप विद्यमान है। तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति का बढ़ना, संश्लिष्ट पदों के स्थान पर विश्लिष्ट पदों के प्रयोग को विशेष महत्व देना, विभक्तियों का लोप और प्रसर्गों का प्रयोग, बाहुल्य कृदंतों से क्रियापदों के निर्माण की प्रवृत्ति, संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग में वृद्धि, ध्वनि परिवर्तन के अंतर्गत स्वर संकोचन की प्रवृत्ति का बढ़ना आदि ऐसी विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं बता रहे हैं रामचंद्र तिवारी। आगे, जो परवर्ती हिंदी गद्य में विकसित होकर उसे स्वतंत्र भाषा रूप प्रदान करती है। अपभ्रंश, अपभट या पुरानी हिंदी की उपयुक्त गद्य रचनाओं में जो विशेषताएं लक्षित होती हैं वे कम या अधिक पश्चिमी, मध्य देशी तथा पूर्वी सभी क्षेत्रों की रचनाओं में लक्षित होती हैं, किंतु आगे चलकर क्षेत्रीय विशेषताओं के बढ़ने से इनका आधुनिक रूप अलग अलग बोलियों, गुजराती, मराठी, बांग्ला, मगधी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी आदि में डल गए। हिंदी क्षेत्र की सभी बोलियों का विकास भी एक साथ नहीं हुआ। राजस्थानी और खड़ी बोली का उदय लगभग साथ साथ हुआ है। किस किस का? राजस्थानी और खड़ी बोली का। साहित्यिक दृष्टि से ब्रजभाषा पहले लोकप्रिय हुई, उसका अवधि मिश्रित रूप मध्य देश की काव्य भाषा के रूप में सर्वमान्य हुआ। धार्मिक उपदेशों और टीकाओं के लिए ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग होता रहा, किंतु आगे चलकर ऐतिहासिक कारणों से खड़ी बोली गद्य की हिंदी भाषा क्षेत्र की जनचेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। पहले क्या था? पहले धार्मिक उपदेशों और टीकाओं के लिए ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग हो रहा था, फिर आगे चलकर ऐतिहासिक कारणों से खड़ी बोली गद्य की हिंदी भाषा क्षेत्र की जनचेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। उसके बाद राजस्थानी और मैथिली गद्य भी जीवन प्रवाह के साथ आगे नहीं बढ़ सके। उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य के विकास के पूर्व दक्षिण में उसका एक रूप ढह चुका था। आगे चलकर हिंदी खड़ी बोली गद्य की विकास परंपरा का परिचय देते समय हम थोड़े विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। अब ये हमें क्या बता रहे हैं? राजस्थानी गद्य के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी से ही हो गया था। इसका स्वरूप ये पंडित मोतीलाल मेहरा राजस्थानी गद्य का प्रारंभ कब मानते हैं? 13वीं शताब्दी के मध्य मानते हैं। हम ये ऐसे नीचे लिखा है, ये भी आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी से हो रहा था। इसका स्वरूप अपेक्षाकृत प्रौढ़ था। इसमें दान, पत्र, पट्टे, परवाने, जैनियों के धार्मिक उपदेश, राजनीति, गणित, इतिहास, काव्य शास्त्र आदि विविध विषय उपलब्ध होते हैं। टीका और अनुवाद ग्रंथों की परंपरा भी इसमें सुरक्षित है, मतलब इसमें टीके और अनुवाद भी लिखे गए थे। स्वरूप विकास की दृष्टि से राजस्थानी गद्य प्रारंभ में संस्कृत की समाज शैली और भाषा के अपभ्रंश रूपों में प्रभावित रहा था। क्या था? स्वरूप विकास की दृष्टि से राजस्थानी गद्य प्रारंभ में संस्कृत की समाज शैली में और भाषा के अपभ्रंश रूपों से प्रभावित रहा था। बाद में इस पर ब्रजभाषा गद्य का प्रभाव भी स्पष्ट लक्षित होता है राजस्थानी गद्य पर।
हड़ी बोली के रूपों में भी उसने कुछ न कुछ अवश्य उधार लिया। राजस्थानी गद्य के ये रूप 3 प्रकार के साहित्य रचनाओं में उपलब्ध होते हैं। क्या कह रहे हैं कि राजस्थानी गद्य ब्रजभाषा से प्रभावित हुआ था, खड़ी बोली से भी प्रभावित हुआ था। आगे देखते हैं क्या लिखा है। स्वतंत्र रूप से लिखे गए मौलिक और अनुदित ग्रंथों में, टीकाओं में और कवियों की निजी रचनाओं में बीच बीच में टीकाएं के रूप में। आगे देखते हैं। स्वतंत्र रूप से लिखे गए ग्रंथों में गद्य का रूप अधिक प्रौढ़ और परिमार्जित है। संस्कृत की समाज शैली तथा अपभ्रंश प्रभावित संबंध 330 के ताड़पत्रों पर लिखित गद्य का उदाहरण देखिए। परमेश्वर अरहंत सरनी, सकल कर्म निर्मुक्त सिद्धि सरनी, संसार परिवार समुत्रन, यान पात्र महासत्व, साधु सरनी, सकल पाप पटल। ये किस पर लिखा गया है? ताड़पत्रों पर। कवलन कला कलित केवली प्रणितुदम सरनी। संबंध 1358 के आसपास के राजस्थानी गद्य का एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है। पहिलु त्रिकालु अतीत, ये राजस्थानी गद्य का एक नमूना है। पहिलु त्रिकालु अतीत अनागत वर्तमान बहतरी तीर्थ कर सरपाव शेकर श्रेकर हूँ नमस्करूं। संबंध 1683 के राजस्थानी गद्य का एक सुंदर उदाहरण इस प्रकार है। बलि को बंगणहारा सबकी बात सामर्थ, श्री कृष्ण रुष्मणि जी बाह पकड़ी रथ ऊपरी बेसानी, तबे बाहिर बाहिर हुई, कहन लागा यू कोई होए सु दौड़िज्यो, हर नाशी कहतम रुक्मणी जी हरि कहतम कृष्ण हरि ले गयो। तो जब जो रुक्मणी हरण हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा में बताई है। आगे देखते हैं। सन 1847 के फतेहराम बैरागी कृत पंचम ख्यान में राजस्थानी गद्य का अधिक परिमार्जित रूप देखा जा सकता है। कब? सन 1847 के फतेहराम बैरागी कृत पंचाख्यान में। वार्ता एक गांव में रास मंडवा लाओ, जाजुम बिछाई झालर बिछाई तर मर्दज्ञा ने तस लाएगी, तर गांव का शोरा ने पूछे, अरे डावड़ा पानी री जुगत बताओ, तब शोरा कियो ऊ कुड़ो आबा कारुंक हेटे से। ये राजस्थानी गद्य का हमें क्या बता रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं। तब मर्दंगियो कूड़ो गयो, आगे देखे तो एक स्त्री पानी के किनारे रूठी बैठी है। 19वीं शताब्दी में नव जागरण के प्रभाव से परिवर्तित जन चेतना की अभिव्यक्ति के लिए राजस्थानी गद्य उपयुक्त सिद्ध न हो सका। एक तो ये नव चेतना सुदूर पूर्व से उदित होकर हिंदी प्रदेश में व्याप्त हुई थी, अतः राजस्थान इस चेतना के प्रभाव से प्रायः दूर रहा। दूसरे, राजस्थानी गद्य को ना तो प्रेस का आश्रय मिला और ना किसी राजसत्ता का आधार ही उपलब्ध हुआ। जी क्या बोले हैं कि राजस्थानी जो गद्य था वो उपयुक्त सिद्ध ना हो सका, उसके कारण बताए हैं। आगे, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक आंदोलनों से सर्वथा पृथक रहकर इसने अपनी अपनी गतिमयता ही खो दी। उसके बाद क्या आ गया? ब्रजभाषा गद्य। ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप शुक्ल जी के अनुमान के आधार पर संबंध 1400 इसको 1343 सन में अगर करेंगे तो 1343 तक का ही उपलब्ध होता है। इस गद्य का प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने अपने धार्मिक उपदेश में किया है। इसकी प्राचीनता के विषय में आचार्य शुक्ल का निश्चित मत है। क्या है? कि चाहे जो हो है ये संबंध 1400 के ब्रजभाषा गद्य का नमूना। डॉक्टर बार्शने ने इसकी प्राचीनता के विषय में मौन रहकर भी अपना संदेह प्रकट कर दिया है। वह कहते हैं, इस संबंध में कुछ गोरखपंथी रचनाओं के नाम लिए जाते हैं, जिनमें राजस्थानी और खड़ी बोली मिश्रित ब्रजभाषा गद्य के उदाहरण मिलते हैं, किंतु इन रचनाओं के विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। शुक्ल जी जिसे संबंध 1400 के आसपास का गद्य मानते हैं, उसका स्वरूप इस प्रकार का है। क्या है? श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत हैं कैसे परमानंद आनंद स्वरूप है, शरीर जिन्हीं को जिनके नित्य गायं ते शरीर चेत्री अरु आनंदमय होतु है। मैं यूं होम गरिश सो मशंदर नाथ को दंडवत करता हूँ। हो कैसे वह मशंदर नाथ आत्म ज्योति निश्चल है,
अंतकरण जिनके अरु मूल द्वार ते शे चक्र जिनी निकी तरह जाने। ब्रजभाषा गद्य के संबंध में इधर जो शोध कार्य हुए हैं उनसे ये प्रमाणित हो गया है कि गोरखनाथ के नाम से प्रचलित ग्रंथों की अनेक हस्तलिखित प्रतियों में प्राचीनतम प्रति संबंत 1715 जो जिसका सन 1658 की है। इसलिए आचार्य शुक्ल ने जिस गद्यावतरण को संबंत 1400 जिसको सन में करेंगे तो 1343 का माना है, वह सन 1658 के पहले का नहीं हो सकता। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासो में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। पृथ्वीराज रासो के लघु रूपांतर की प्राचीनतम प्रति संबंत 1657 और सन जिसको हम करेंगे तो सन कब आएगा 1600 की प्राप्ति है, जिसमें 57 साल को हम घटा देंगे तो हमारा सन आ जाएगा। अतः ये गद्य भी बहुत पुराना नहीं कहा जा सकता। परवर्ती अपभ्रंश की गद्य कृति षडाक्षक बालाबोध 1354 ईस्वी में, बालाबोध इसकी रचना काल दिया है 1354 ईस्वी में, ब्रजभाषा गद्य के अस्तित्व का आभास मात्र मिलता है। अतः ये कहा जा सकता है कि ब्रजभाषा गद्य की प्रमाणिक अखंड परंपरा भक्ति काल के कृष्ण भक्तों द्वारा प्रयुक्त गद्य से ही मानना समीचीन होगा। कब से? भक्ति काल के कृष्ण भक्त द्वारा प्रयुक्त गद्य से ही मानना समीचीन होगा। आगे चलकर 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में श्री बल्लवाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी कृत श्रृंगार स्मंडन तथा विठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी कृत 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता आदि कृतियों में प्रयुक्त, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रजभाषा का साहित्य बता रहे हैं हमें रामचंद्र तिवारी। गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्रचलित मानना है। संबत 1660 के आसपास श्री नावादास जी द्वारा रचित भगवान राम का अष्टयाम और शनरेश महाराजा जसवंत सिंह के आश्रित श्री बैकुंठ मणि शुक्ल का अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य संबंत 1680 तथा संबंत 1667 में श्री सूरती मिश्र द्वारा रचित बेताल पतीसी आदि ग्रंथों ने इस परंपरा को जीवित रखा। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रजभाषा गद्य की 3 निश्चित एवं अखंड परंपराएं परिलक्षित होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? मौलिक और अनुदित ग्रंथों की परंपरा, ख टीकाओं की परंपरा और ग काव्य संग्रहों के बीच बीच में स्फुट टीकाओं की परंपरा। आगे मौलिक और अनुदित गद्य ग्रंथों में जिनमें रचना काल का स्पष्ट उल्लेख किया गया है वो राधा बल्लवे संप्रदाय से संबंधित दनकौर निवासी प्रियादास सन 1779 कृत सेवक चरित श्री हीरालाल कृत आयने अकबरी की भाषा बचनिका सन 1795 ईस्वी की जो लल्लू लाल कृत राजनीति 1802 और माधव विलास 1817 तथा मांडला के माणिक लाल ओझा कृत सोमवंशन की वंशावली 1828 ईस्वी उल्लेखनीय है। भाषा की दृष्टि से प्रियादास और लल्लू लाल जी की कृतियाँ महत्वपूर्ण, ये हमें ब्रजभाषा की रचनाओं के बारे में बता रहे हैं रामचंद्र तिवारी। उल्लेखनीय है भाषा की दृष्टि से प्रियादास और लल्लू लाल जी की कृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। माधवदास तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वस्तुतः ये गद्य पद्य मिश्रित रचना है। पद्यों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इसकी रचना लल्लू लाल जी ने फोर्ट विलियम कॉलेज से पृथक रहकर की है। इसमें प्रयुक्त गद्य का नमूना देखिए। कितने वर्ष 5 से एक समय माधव नरपति ब्रजभाषा में है। ये लल्लू लाल के फोर्ट विलियम कॉलेज से पृथक रहकर की थी। तो ये किसमें? ये ब्रजभाषा में बता रहे हैं हमें एक नमूना। कितेक वर्ष 5 से एक समय माधव नरपति बहुतेक लोग साथ ले आखेट को गयो। बन में जाए बाघ चीता अन्ना बरहा हरनी चीतल सांबर आदि जीव अनेक अहेर किए अरु जिन जिनने जो जो चाहे सो सो लिए। जब अहेर करी हम बातें भगदो तब नगर के निकट आए। कहाँ देखतू है कि एक स्त्री 15-16 वर्ष की श्याम गटा से केस पाटी मानो मरकत मणि की टाटी चोटी लांबी कारी सटकारी जैसे पतंग की नारी मांग मोतियन ते
संबारी। बांके मुखचंद को पेखी पूर्णिमा को चंद्र कलंकी बयो। तो आगे क्या है, ब्रजभाषा गद्य में ही हुई टीकाएँ जो हमें ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न में पूछी जाती हैं। इनमें हरि चरण दास कृत बिहारी सतसे की टीका जिसका रचनाकाल 1777 है, और कवि प्रिया की टीका जिसका रचनाकाल 1778 ईस्वी है। अयोध्या के महंत रामचरण कृत रामायण स्टीक, इसका प्रकाशन वर्ष 1784 से 1787 ईस्वी है। असनी के ठाकुर द्वितीय कृत देवकीनंदन टीका के नाम से प्रसिद्ध बिहारी सतसे की टीका 1804 ईस्वी में। जानकी प्रसाद कृत रामचंद्र की टीका 1815 ईस्वी में। रीवा के महाराजा विश्वनाथ सिंह कृत बीजक पर टीका। काशी राय ईश्वरी प्रसाद नारायण कृत मानस परिचार पृष्ठ 1855 ईस्वी में। प्रताप शाही कृत रसराज की टीका 1839 में। सरदार कवि कृत रसिक प्रिया की टीका 1846 ईस्वी में। सूरदास की तुष्टकूट 1847 में, और कवि प्रिया की टीका 1854 में प्रसिद्ध है। इन टीकों की भाषा परीक्षित नहीं है। आगे देखते हैं, ये ब्रजभाषा की टीके ये महत्वपूर्ण, ये नेट के एग्जाम में पूछी गई हैं। आगे देखते हैं टीका। समल कहें अनेक रंग, इनको छोड़ो, ये ऐसे हैं जिनको मैंने थोड़ा हाईलाइट किया, इनको आप ध्यान देना। आगे देखते हैं, देखो नीचे, अब ये प्रमाणित हो चुका है कि उत्तर भारत में हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास के पूर्व दक्षिण में दखनी नाम से खड़ी बोली का विकास हो चुका था, जिसमें पद्य और गद्य दोनों की रचनाएं हो रही थी। इसलिए उत्तर भारत में हिंदी खड़ी बोली गद्य की चर्चा के पूर्व दक्षिणी खड़ी बोली गद्य का परिचय आवश्यक है। आगे दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य। यूं तो दक्षिण भारत के निवासी मुसलमानों के दक्षिण प्रवेश के पहले से ही उत्तर भारत की भाषाओं और बोलियों से परिचित थे, क्योंकि चालुक्य राजवंश और यादव राजवंश के संस्थापक उत्तर भारत से ही वहाँ पहुँचे थे। खड़ी बोली गद्य को देख रहे हैं अब हम। और शक्तिशाली राजाओं की स्थापना की थी, किंतु 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी और उसके विश्वस्त सेनानायक मलिक काफूर ने जब अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण पर बार बार आक्रमण करके 1290 ईस्वी से 1360 के बीच देवगिरी की यादवों वारंगल के काकतीयों द्वारा लास्ट टाइम करिए अभी बहुत है द्वार समूह के, इसका यहाँ पर ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, इसको आप देख लेना। द्वार समूह के होंसलों तथा मद्रवा के पांडवों को जीतकर मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार किया तो उत्तर और दक्षिण के बीच एक नए सांस्कृतिक संबंध की शुरुआत हुई। इस विशाल सेना के साथ उत्तर भारत से जाने वाले अनेक सैनिक, छोटे कर्मचारी, व्यापारी तथा सूफी फकीर वहीं बस गए। ये लोग दिल्ली से अपने साथ एक ऐसी भाषा भी ले गए, खड़ी बोली के बारे में बता रहे हैं, जो मुसलमानों और हिंदुओं के संपर्क से दिल्ली के आसपास विकसित हो रही थी। प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन के शब्दों में इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। किसमें? खड़ी बोली में खड़ी बोली का मेल था। दक्षिणी की बात कर रहे हैं, दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य बता रहे हैं। ये ब्रजभाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी। ये बोल रहे हैं कि इस पर ब्रजभाषा का भी प्रभाव था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित थे, और इसमें क्या थे? फारसी और अरबी के शब्द भी थे, और ब्रजभाषा का प्रभाव भी था। और इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, जहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। फिर क्या हुआ? वो साहित्य में आ गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जवान ने हिंदुस्तान कहा, और कभी दक्षिणी कहकर पुकारा, जो इसके नाम पूछे जाते हैं। इसके बाद मोहम्मद तुगलक, जिनका समय 1325 से 51 ईस्वी तक रहा, ने जब देवगिरी को दौलताबाद नाम देकर अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली की प्रजा को ले जाकर वहाँ बसाया, तो दक्षिणी हिंदी की जड़ें और मजबूत हुई। क्रमशः ये दक्षिणी की मराठी, तेलुगु एवं कन्नड़ भाषाओं से भी प्रभावित हुई और एक स्वतंत्र संपर्क भाषा के रूप में ढल गई। उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य के विकास के पूर्व इसका गद्य साहित्य विकसित हो चुका था। दक्षिणी खड़ी बोली गद्य के पूरे विकास को 3 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला, प्रारंभिक काल 1300-1400 ईस्वी तक। दूसरा, मध्यकाल 1451 से 1687 ईस्वी तक।
और उत्तरकाल 1688 से 1850 ईस्वी। और प्रारंभिक काल के सबसे प्रसिद्ध गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज, इनका समय दिया 1318 से 1422 ईस्वी। ये दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी फकीर निजामुद्दीन औलिया के खलीफा ख्वाजा नसरुद्दीन दिल्ली के प्रमुख शिष्य थे। ये 1399 ईस्वी के लगभग अपने मत का प्रचार करने के लिए गुलबर्गा चले गए थे। इनकी प्रसिद्ध कृति मेराजुल आशिकीन दक्खनी गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है, इम्पॉर्टेंट है। शिकारनामा और तिलावत वजूद इनकी दो अन्य छोटी छोटी रचनाएं हैं। अभी आप आगे देखते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह स्वयं एक श्रेष्ठ कवि थे। इनका कुलियात कुली कुतुब शाह एक बृहद काव्य ग्रंथ है। वजी की प्रख्यात गद्य कृति सबरस 1635 ईस्वी में जिसका प्रकाशन था। इसमें तसव्वुफ़ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको देखते हैं। तुकात प्रयोग की प्रवृत्ति इंशाअल्लाह में भी है। इसी कारण कुछ विद्वानों ने उन्हें भजी से प्रभावित माना है, किसको, इंशाअल्लाह को। किंतु वास्तविकता यह है कि इंशाअल्लाह पर दक्षिण के किसी गद्यकार का कोई प्रभाव नहीं है। देखो यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया मैंने, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। देखो ये कितना महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। इस दृष्टि से उर्दू साहित्य में इसे विशेष महत्व प्राप्त है। इसके गद्य की एक विशेषता लयात्मकता और वाक्यों की तुकानता है। ये प्रवृत्ति परवर्ती अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की गद्य रचनाओं में भी पाई जाती है। तुकांत प्रयोग की प्रवृत्ति इंशाअल्लाह में भी है। इसी कारण कुछ विद्वानों ने उन्हें भजी से प्रभावित माना है, किंतु वास्तविकता ये है कि इंशाअल्लाह पर दक्षिण के किसी गद्यकार का कोई प्रभाव नहीं है। ईशा को अपने इल्म पर इतना विश्वास था कि वह किसी को अपने बराबर नहीं समझते थे। समकालीन शायरों से उनके अदबी मार्ग के प्रसिद्ध हैं। साहित्यिक विवाद प्रसिद्ध हैं। वाक्यों के बीच में तुकांत प्रयोग की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है। वजी के तुकांत प्रयोग युक्त गद्य का एक नमूना देखिए। देखो ये वजी का है। यूँ किताब सब किताबां का सरताज, सब बातों का मजाज, हर बात में सो महराज। इसका सौदा समझे न कोई आशिकवाज, इस किताब की लज्जल पाने आलम सब मुहताज। क्या औरत क्या मर्द उर्दू भाषा में है, जिसमें कुछ इश्क का दर्द। इस किताब को सीने पर ते लिए हसीना, इस किताब बगैर कोई अपना वक्त बहला हसीना। आगे देखते हैं। दक्षिणी गद्य के विकास के तीसरे चरण में अनेक गद्य लेखकों ने अपनी रचनाओं द्वारा वजी की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस युग का गद्य आधुनिक हिंदी गद्य के बहुत निकट आ गया है। प्रायः लेखकों ने फारसी से अनुवाद किया है। इस युग के एक प्रसिद्ध लेखक सैयद हुसैन अली खां ने सन 1838 में 4 दरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया था। महत्वपूर्ण है। सैयद हुसैन अली हैदराबाद के निवासी थे। इन्हें सुल्तान की ओर से जागीर मिली थी। ये फारसी के अच्छे जानकार थे। 4 दरवेश का अनुवाद इन्होंने अपने पुत्रों के लिए किया था। इसके पूर्व मीर हुसैन अता तहसीन और मीर अमन उर्दू गद्य में इस कहानी का अनुवाद कर चुके थे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नहीं, आगे चलते हैं। वसुता औरंगजेब द्वारा दक्षिण विजय के बाद उत्तर भारत में विकसित उर्दू दक्षिणी भारत में विकसित दक्षिणी पर छा गई थी। इसलिए दक्षिणी की अपनी विशेषता धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। इसलिए कुछ विद्वान दक्षिणी गद्य की प्रतिनिधि रचना के रूप में सबरस को ही विशेष महत्व देते हैं। दक्षिणी हिंदी खड़ी बोली हिंदी उर्दू भारत में विकसित हुई थी, और उर्दू तीनों ही भाषाएं हिंदू मुस्लिम संस्कृत संश्लेष की उपलब्धि है। फिर भी तीनों की प्राकृत में अंतर है। दक्षिणी हिंदी का सांस्कृतिक आधार व्यापक है। एक और तो उसमें उत्तर भारत की अनेक बोलियां पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी और अरबी फारसी का मेल था। दूसरी ओर दक्षिण से जाने पर उसने मराठी, तमिल, तेलुगु और स्थानीय भाषाओं से भी प्रभाव ग्रहण किया है। दक्षिणी हिंदी पे इन भाषाओं का प्रभाव है। इस प्रकार सच्चे अर्थों में ये भारत की संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई। खड़ी बोली हिंदी का सांस्कृतिक आधार उससे कुछ सीमित है। ये हरियाणी, ब्रजी, अवधी, राजस्थानी आदि के साथ अरबी फारसी के मेल से विकसित हुई। उर्दू ने अपने को दिल्ली के आसपास तक ही सीमित रखा। अपनी शुद्धता पर गर्व करने वाले उर्दू लेखक दूसरे स्थानों के उर्दू लेखकों को भी अपने से हीन मानते थे। बाद को अपनी समृद्धि के लिए खड़ी बोली हिंदी ने संस्कृत का आधार लिया। इसी प्रकार उर्दू के फारसी से शक्ति ग्रहण की, दोनों में दूरी बढ़ती गई। तो ऐतिहासिक कारणों से आज उत्तर भारत में विकसित खड़ी बोली हिंदी ही देश की संपर्क भाषा बन गई।
किंतु ये निर्विवाद है कि अपने मूल रूप में वह दक्षिणी हिंदी के अधिक समीप है। आगे देखते हैं खड़ी बोली गद्य। खड़ी बोली गद्य के उद्भव के विषय में पंडितों की दो राय हैं। जॉर्ज ग्रेसन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन, सान्याल प्रभृति विद्वान आधुनिक साहित्य खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल तथा डॉक्टर वार्ष्णेय इस महत्व को भ्रामक सिद्ध करते हैं। शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा चंद्रशेखर वर्णन की महिमा से माना है। महत्वपूर्ण है। जो छोटी सी रचना सन 1570 के आसपास लिखी गई है। इस पुस्तक में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप इस प्रकार है। सिद्धि श्री 108, श्री पातशाही जी, श्री दलपति जी, अकबर शाही जी आम हास में तख्त ऊपर विराजमान हो रहे और आम हास बनने लगा है, जिसमें तमाम उमराव आए। ये एक उसका क्या एक उदाहरण दिया है उसका, चंद्रशेखर बनने की महिमा पुस्तक। निश्चय ही ये गद्य रचना, इसकी तिथि क्या है 1570 को देखते हुए बहुत ही यहाँ पर व्यवहारिक होना था और आधुनिक है, किंतु अब इसकी भी प्रमाणिकता संदिग्ध हो गई है। तो डॉक्टर कविराज होगा के मत अनुसार इनका रचयिता, रचनाकाल था, प्रमाणिक सब कुछ संदिग्ध है। कुछ भी हो, ये निर्विवाद है कि अंग्रेज यहाँ पर वही एक महत्वपूर्ण है चंद्रशेखर वर्णन की महिमा वाला। फिर आगे ये देख लेते हैं। फोर्ट विलियम काली की स्थापना के पहले ही पंजाब में गुरुमुखी लिपि में ब्रजभाषा प्रभावित खड़ी बोली गद्य की समृद्ध परंपरा थी। यहाँ इस परंपरा के गद्य का संक्षिप्त परिचय अप्रासंगिक ना हो, तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ रमनीता अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और क्लास को कंटिन्यू ज़रूर देखें और क्लास को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद। टेक केयर।